Hello friends, final account chapter number 2, question number 14. Dhara and Karma are partners sharing profit and loss in capital ratio. Profit and loss in capital ratio available है. From the following information prepare their final accounts. अब यहाँ information available है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है. ट्रायल बैलेंस के बाद आपको लिखा हुआ है एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट, closing stock is of rupees 21,000 in which stock of stationery 2,000 is included. तो क्लोजिंग स्टॉक 21,000 में क्या लिखा हुआ है? इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 इज इंक्लूडेड. तो क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी में एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट इफेक्ट रहेगा. उसके बाद सेकेंड इफेक्ट किस पे रखनी है? ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%. तो मशीनरी में सेकेंड एडजस्टमेंट. थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल्स 1,000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. तो इस एडजस्टमेंट की आपको 4 इफेक्ट लिखनी होगी. इस एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट रहेगी. एंड फोर्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में इस एडजस्टमेंट को आप लोगों को टिक करना है. चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं? अब ऊपर देख सकते हो यहाँ करंट अकाउंट अवेलेबल है. तो आपको प्रिपेयर करना है यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लास्ट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड देन एट लास्ट बैलेंस शीट. तो इतने अकाउंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं. चलो देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से. फर्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड विथ क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा है? मैंने लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक. पहले तो इनसाइड क्लोजिंग स्टॉक लिख लो 21,000. उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 माइनस कर लो तो आउटसाइड अमाउंट कितनी रहेगी? 19,000. अब 19,000 की सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ लिखनी होगी? 19,000 की सेकेंड इफेक्ट लिखनी है बैलेंस शीट में. तो चलो यहां बैलेंस शीट में लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 लिखना है कहां पे? 2,000 की इफेक्ट लिख ली एक बैलेंस शीट में एसेट साइड. अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? 19,000 की 2 इफेक्ट तो हो गई. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की इफेक्ट लिखनी है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो लिखा हुआ है स्टेशनरी एक्सपेंसेस. ट्रायल बैलेंस में 7,000 अवेलेबल था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 माइनस कर लो तो एक्चुअली में आउटसाइड रहेगा 5,000. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की इफेक्ट कितनी हुई? जो आपको फर्स्ट लिखना है 19,000 कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. उस 19,000 की सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखी? 19,000 की सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आपको लिखनी है एसेट साइड पे. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की एक इफेक्ट लिखी है हमने एसेट साइड पे. और सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है? सेकेंड इफेक्ट लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेशनरी एक्सपेंसेस में से माइनस. मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया खत्म. अब आप देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%. डेप्रिसिएशन 10% इंक्रीज करना है. इसका मतलब ओल्ड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है. अगर आप क्वेश्चन ठीक से देखोगे तो उसमें मशीनरी अवेलेबल है 71,760 एंड ओल्ड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है 6,240. तो पहले क्या करना है? बैलेंस शीट में एड ऑन करना है. जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है उसे ऐड कर लो. तो यहां देख सकते हो मैंने लिखा, पहले लिखा मशीनरी 71,760, उसमें ओल्ड डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल था वो मैंने ऐड कर लिया. तो टोटल मशीनरी कितनी हुई? 78,000. अब क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 10% इंक्रीज करना है. तो 78,000 का 10% कर लो 7,800. उसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे रखनी है? 70,200. अब ये जो एडजस्टमेंट आया उसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,800. चलो सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट. अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट 4 इफेक्ट. क्रेडिट सेल्स of ₹1,000
इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। अब एक्चुअल में क्रेडिट सेल्स है तो कहाँ पे ऐड करना है, आपको ऐड करना है सेल्स पे, और सेल्स में जो भी एडजस्टमेंट आप ऐड करो उसकी सेकेंड इफेक्ट आपको डेटर्स में ऐड करनी होगी। लेकिन बाय मिस्टेक वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, बाय मिस्टेक वो रिकॉर्ड हो गया है परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न में से आपको माइनस करना होगा और उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आप काउंट करोगे, क्रेडिटर्स में करनी है। ओके, इस एडजस्टमेंट की इफेक्ट आप परचेज रिटर्न में से माइनस करते हो, या फिर अगर परचेज रिटर्न में बाय मिस्टेक लिख लिया हो तो आप परचेज में फिर से ऐड कर सकते हो। अगर आप परचेज में ऐड करते हो तो उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होने वाली है, क्रेडिटर्स में ऐड। फिर से बोल रहा हूं, क्रेडिट सेल्स 1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। इस ट्रांजेक्शन की 4 इफेक्ट, पहले तो क्रेडिट सेल्स 1000 जो रिकॉर्ड नहीं हुआ सेल्स में ऐड कर लो, डेटर्स में ऐड कर लो। उसके बाद बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया था, इसीलिए आपको क्या करना है, फिर से परचेज में ऐड करना है, और जो भी आप परचेज में ऐड कर रहे हो उसी ट्रांजेक्शन को आपको क्रेडिटर्स में भी ऐड करना है। चलो देख लेते हैं। पहले मैं ले रहा हूं यस ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले लिख लिया है मैंने सेल्स 1,20,000। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स को मैंने ऐड कर लिया, तो 1,21,000। अब देखना यही है कि अगर आपने क्रेडिट सेल्स में इफेक्ट लिखी हुई है तो आप देख लो सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल हो तो माइनस कर लेना है। सेल्स रिटर्न अवेलेबल है, गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट, यानी कि सेल्स रिटर्न आपने माइनस कर लिया तो आउटसाइड आपकी अमाउंट हो गई 1,18,000। सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल था, उसकी तो सिंगल इफेक्ट ही रहेगी, लेकिन इसकी सेकंड इफेक्ट लिखेंगे हम। चलो फर्स्ट इफेक्ट हमने लिखी है सेल्स में ऐड, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे करनी है, बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करनी है। तो बैलेंस शीट में हमने देख लिया रिसीवेबल यानी कि डेटर्स 27,400, उसमें ऐड कर लिया, ये हो गई आपकी सेकंड इफेक्ट। प्लस कर लिया तो आउटसाइड कितनी अमाउंट रहेगी, 28,400। अब क्वेश्चन में लिखा था बाय मिस्टेक वो रिकॉर्ड हो चुका है कहां पे, परचेस रिटर्न में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो परचेज लिखा, उसमें जो गुड्स रिटर्न लिखा हुआ था डेबिट, तो गुड्स रिटर्न डेबिट यहां से माइनस कर लो। गुड्स रिटर्न डेबिट कितना है, यानी कि परचेज रिटर्न 2000 यहां से माइनस कर लो। शायद मैंने यहां भी गुड्स रिटर्न डेबिट बोला था, लेकिन ध्यान से सुन लो, गुड्स रिटर्न क्रेडिट रहेगा यहाँ पे। गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी कि गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी कि सेल्स रिटर्न। चलो फिर से यहाँ परचेज रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न डेबिट, अमाउंट कितनी है उसकी 2000, तो 2000 माइनस कर लो परचेज रिटर्न को, जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है वो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है, उसे माइनस करने के बाद वो 1000 वाली इफेक्ट लिखनी है। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा था बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, तो वो 1000 हमने क्या कर लिया, ऐड। बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न में हो गया था, तो या फिर आप परचेज रिटर्न में से माइनस करो या फिर परचेजेस में ऐड कर लो। तो सिंपल यही रहेगा कि हम परचेज में ऐड कर देते हैं, हमारा परचेज इंक्रीज हो गया 79,000। ये हुई हमारी थर्ड इफेक्ट, थर्ड ट्रांजेक्शन की थर्ड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने सेल्स में ऐड की, सेकेंड हमने डेटर्स में ऐड की, थर्ड हमने परचेज में ऐड की। अब फोर्थ इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में ऐड करके। तो यहां लिख लिया है पेएबल्स यानी कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 79,000 में हम लोगों ने ऐड कर लिया 1000, यानी कि टोटल अमाउंट 80,000। तो आपका एडजस्टमेंट नंबर थर्ड कंप्लीट, जिसकी 4 इफेक्ट रहेगी। चलो फिर से एडजस्टमेंट नंबर 4, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जितना भी है उसमें से आपको 1/4 क्या करना है, कैरिड फॉरवर्ड करना है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप लिखते कहां पे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस में देख लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने अवेलेबल है, यस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 36,000 अवेलेबल है। तो 36,000 में 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 36,000, उसका 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि वो प्रीपेड हो जाएगा, एडवांस पेमेंट। तो 36,000 का 1/4 यानी कि 9,000 माइनस कर लो तो आउटसाइड कितनी अमाउंट रहेगी 27,000। अब ये 9,000 की सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है, बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में लिख लो एसेट साइड पे, बैलेंस शीट पे एसेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। चलो इसका मतलब सारे एडजस्टमेंट हो गए खत्म।
एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं। चलो अब मैं चलता हूँ सिंपल ट्रांजेक्शन की ओर। पहले मुझे क्या करना है, जब मैंने करंट अकाउंट ड्रॉप किया हो तो मुझे कैपिटल डायरेक्टली कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में। तो ये मैंने बैलेंस शीट में डायरेक्ट कैपिटल लिख दी। कैपिटल ऑफ धर्मा 1,40,000, कैपिटल ऑफ कर्मा 1,20,000। डायरेक्ट इफेक्ट लिखकर उसका टोटल आउटसाइड लिख दिया। चलो उसके बाद ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड देखो क्या अवेलेबल है, सेल्स, जिसकी इफेक्ट हमने लिख दी। उसके बाद है गुड्स रिटर्न डेबिट। गुड्स रिटर्न डेबिट यानी कि परचेज रिटर्न, ध्यान रखो परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में से हमने माइनस भी कर लिया। उसके बाद पेएबल्स यानी कि क्रेडिटर्स, वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखनी है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ऐसा कुछ भी अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हो तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में लिखनी होती है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड लोन ऑफ धर्मा दोनों ही कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। तो देख सकते हो यहां मैंने लिखे हुए लोन ऑफ धर्मा 30,000 एंड ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। देख लो यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 700 एंड लोन ऑफ धर्मा 30,000। जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई। यस हेलो, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्चुअल में क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ सैलरी की जगह पे वेजिस आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। वेजिस आउटस्टैंडिंग कितना है, 700। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वेजिस आउटस्टैंडिंग 700 बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड। अब आप सोच रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने बोल दिया वो क्या है, एक्चुअल में वो सैलरी क्या है, अगर आप सामने देखोगे ट्रायल बैलेंस में तो लिखा हुआ है सैलरी 28 to 17, 13,200। इसका मतलब क्या है, जो सैलरी अवेलेबल है वो एक्चुअली 11 मंथ की अवेलेबल है। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 13,200 डिवाइडेड बाय आप 11 करोगे तो आपको मिलेगा 1,200। दिस सैलरी स्टिल नॉट पेड 1,200। तो बैलेंस शीट में ये लिख लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे रहने वाली है, इसकी सेकेंड इफेक्ट रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हो सैलरी 13,200 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200, तो टोटल अमाउंट 14,400। यस, तो सैलरी वाला एडजस्टमेंट भी खत्म। यहाँ सैलरी की जगह पर वेजिस आउटस्टैंडिंग 700 बैलेंस शीट में लिख लिया। लोन ऑफ धर्मा तो वो भी कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट पे ही लिखना है। लोन ऑफ धर्मा 30,000। अब धर्मा यानी कि पार्टनर्स है, पार्टनर्स लोन के बारे में क्लैरिफिकेशन ना हो तो कितना इंटरेस्ट काउंट करना है, 6% इंटरेस्ट काउंट करना है। लेकिन अगर आप देखो तो ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200, चेक कर लो कितनी अमाउंट आएगी। अगर मैं कैलकुलेशन करूं 30,000 पर 6% के हिसाब से तो 1,800 इंटरेस्ट होता है, लेकिन ऑलरेडी 1,200 का कैलकुलेशन कर दिया है। तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 600। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिख ली मैंने बैलेंस शीट में, और टोटल अमाउंट 1,800 कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो प्रॉपर लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा 1,200, उसमें करना है प्लस आउटस्टैंडिंग 600। तो 1,200 प्लस 600 यानी कि टोटल अमाउंट रहेगी 1,800। चलो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वेजिस आउटस्टैंडिंग हो गया, लोन ऑफ धर्मा हो गया। चलो अब डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे आने वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड लिख दो। आप देख सकते हैं ये बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 2,800। चलो उसके बाद देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ऑफ कर्मा। चलो करंट अकाउंट के बैलेंस लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका करंट अकाउंट। कर्मा के लिए क्रेडिट बैलेंस थी तो वो लिख ली, क्रेडिट साइड 14,000। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है करंट अकाउंट ऑफ धर्मा 17,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है बैलेंस ऑफ धर्मा 17,000। चलो अब बारी बारी क्वेश्चन कैलकुलेट करना ही है। तो फर्स्ट अवेलेबल क्या है, फर्स्ट अवेलेबल है ड्राइंग। तो ड्राइंग को भी कहाँ पे लिखना होता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 7,500 एंड 5,000 डेबिट साइड लिख लिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिख सकते हो आप,
ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख लिया 15,000। चलो फिर से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद परचेज गुड्स रिटर्न क्रेडिट, परचेज लिख लिया, गुड्स रिटर्न यानी क्रेडिट सेल्स वो भी लिख लिया, रिसीवेबल भी लिख लिया, सैलरी भी लिख लिया, मशीनरी भी लिख ली, डेप्रिसिएशन मशीनरी भी लिख ली। बिल्डिंग कहाँ पे आने वाला है, बैलेंस शीट पे, तो बिल्डिंग को हमें लिखना है बैलेंस शीट पे, किस साइड पे लिखना है, एसेट साइड। तो ये देख सकते हो बैलेंस शीट पे एसेट साइड बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग के बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो वेजिस, तो वेजिस कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख सकते हो, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिख लिया वेजिस। चलो उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्काउंट अलाउड दोनों ही कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम भी वही लिखा है। चलो डिस्काउंट अलाउड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लिया। फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट पे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पर भी कैलकुलेशन हम लोगों ने लिख लिया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख लिया। कैश बैलेंस कहां पे आने वाली है, बैलेंस शीट एसेट साइड। चलो तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे लिखना है, जो दो एंट्री है, एक मुझे लिखना था फर्नीचर को, एक मुझे लिखना था कैश बैलेंस को, ये फाइनल आंसर भी आने वाला है। चलो इन शॉर्ट सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब टोटल करते जाओ, टोटल पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पहले क्लोज करना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। अब देख सकते हो सभी में राइट मैंने कर लिए है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना है। देखो टोटल में ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन करनी है, फिर से टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आए उस डिफरेंस को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पर क्रेडिट साइड पे लिख लिया है ग्रॉस प्रॉफिट 41,400। देख लो सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करना है 61,000, वही टोटल यहां पे लिखना है 61,000। अब जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस रहेगा नेट लॉस, डिफरेंस रहेगा नेट लॉस। अब ये नेट लॉस है, उसे हम कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड। कोई भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं हुआ, इसका मतलब यही टोटल हम लिखना है सामने, और जो भी डिफरेंस आया वो हो गया डिविजिबल लॉस। और डिविजिबल लॉस ट्रांसफर कैसे करना था, ट्रांसफर करना था कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कैसे काउंट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ में लिखा हुआ है कैपिटल रेशियो। पहले मैंने कैपिटल लिख दी, उसके बाद फर्स्ट पर्सन कैपिटल 1,40,000, सेकंड की कैपिटल 1,20,000। अब देख सकते हो मैंने यहां से 40 कट कर लिए, तो रेशियो क्या आया 14:12। इसमें से अभी मैं 2 डिवाइड कर लूं तो 7:6, ये है आपका कैपिटल रेशियो। यस, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट 13,000 को 7:6 प्रपोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, इस डिविजिबल प्रॉफिट को मुझे ट्रांसफर करना होता है करंट अकाउंट में। चलो तो करंट अकाउंट में मैंने लिख लिया डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल लॉस लिखने के बाद मुझे अकाउंट क्लोज करना है। अगर मैं धर्मा के लिए देखूं तो मेरा टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, वही टोटल में लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। अब जो डिफरेंस आया 31,500, तो उसकी मुझे सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है, सेकेंड इफेक्ट लिखनी है कि बैलेंस शीट पे एसेट साइड। तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड मैंने लिखा हुआ है करंट अकाउंट ऑफ धर्मा 31,500। इसी तरह अगर कर्मा के बारे में देखिए तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो वही टोटल में लिखूंगा डेबिट साइड पे। अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के सामने लिखना है बैलेंस कैरिड डाउन, वो लिखूंगा बैलेंस शीट में। यस, तो बैलेंस शीट पे लिख लिया करंट अकाउंट ऑफ कर्मा 3,000, करंट अकाउंट ऑफ कर्मा 3,000। यस, प्रिंट मिस्टेक से 2 टाइम्स लिख लिया है और कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 टाइम ही लिखना है। अब क्या करना है, अब दोनों साइड की सारी एंट्री खत्म हो चुकी है, टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल इक्वल रहना चाहिए। दोनों साइड का टोटल रहेगा 3,78,300, यह बैलेंस शीट का टोटल इक्वल हो जाए तो आपका क्वेश्चन सही है। थैंक यू।